देखिए हम लोगों ने लास्ट क्या देखा था? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, ठीक है। और अब नंबर आता है किसका? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का सीन था कि हम लोगों ने सरफेस से इन आउट हो रहा है, मतलब सरफेस पे टकरा रहा है और फिर वापस उसी डायरेक्शन में आ जा रहा है, उसी मीडियम में आ जा रहा है, तो इसे हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब रिफ्लेक्शन क्या है? तो रिफ्लेक्शन है सिंपल कि अगर हम एक ग्लास स्लैब लें, उस ग्लास स्लैब पे अगर हम स्लाइटली इन्वर्टेड करके अगर इसके ऊपर लाइट ड्रॉप करें, ठीक है, तो यहाँ से उसके अंदर लाइट के डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? बेंडिंग हो जाएगी, ठीक है। लाइट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? बेंडिंग हो जाएगी। जैसे ग्लास स्लैब है और यहाँ पे क्या है आपका? इंसिडेंट, और मतलब इंसिडेंट लाइट, ये है पॉइंट जहाँ पे आके टकरा रहा है। तो देखो, व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक और इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब विथ सर्टेन एंगल, कोई सर्टेन एंगल बनाते हुए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि लाइट जो है वो अपने डायरेक्शन क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा। और फिर उसके बाद जब ये फिर ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगा तो फिर अपना डायरेक्शन दोबारा चेंज कर लेगा। यानी ऐसा हो क्यों रहा है? व्हाट इज द कारण बिहाइंड इट? वैसे इसी प्रोसेस फिनोमेना को क्या कहते हैं हम लोग? इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जो ऐसा होता है कि द बेंडिंग ऑफ द लाइट डायरेक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम के रिस्पेक्ट में जब ये चेंजिंग हो रही है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है? तो रिफ्रैक्शन का कॉज है सबसे मेन, वो है मीडियम की वजह से ऐसा होता है। अब मीडियम को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, कौन कौन सा? एक है रेयरर और एक है डेंसर। अब सीन है कि रेयर मीडियम क्या है? तो रेयर मीडियम है जिसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है, लो डेंसिटी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेयर मीडियम बोलते हैं। और जिसकी डेंसिटी हाई होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेंसर मीडियम बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें, हम लोग बात करें एयर और वाटर, तो एयर और वाटर में किसकी डेंसिटी हाई है? वाटर की। तो वाटर इज द डेंसर मीडियम। और एयर की डेंसिटी क्या है? लो है। किससे? वाटर से। तो एयर इज अ रेयर मीडियम, ठीक है। अभी हम लोग बात करें वाटर और ग्लास, दो मीडियम फिर लिया हमने। अब वाटर और ग्लास में कौन रेयर मीडियम है? वाटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाटर डेंसिटी क्या है? कम है। किससे? ग्लास से। और ग्लास की डेंसिटी क्या है? ज्यादा है, इसलिए ग्लास इज डेंसर मीडियम, वाटर इज अ रेयर मीडियम। तो ऐसा कोई मीडियम को पता करने के लिए कौन सा रेयर कौन सा डेंसर है, कम से कम दो मीडियम हमारे पास होनी चाहिए। दो मीडियम से कम होगा तो हम पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सा रेयर और कौन सा डेंसर है। हमको अगर बोल दे खाली वाटर और पूछा जाएगा वाटर कैसा मीडियम, तो आप क्या बताएंगे? कुछ नहीं बता पाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि बताने के लिए आपको एक और मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आपको बोला जाए कि बताओ कि क्लास में कौन लड़का है जो एकदम लतखोर है, तो आप ऐसे इंडिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। आप ऐसे नहीं बता सकते वही लतखोर है, नहीं। आप कैसे बताएंगे? आप एक और बच्चे की बात करेंगे जो क्लास में अच्छा होगा और आप कहेंगे इस वाले लड़के से ये वाला लड़का क्या है? बेकार है, कोई काम लायक नहीं है। ऐसे ही करते हैं ना, कंपैरिजन कहते हैं। क्या करते हैं? कंपैरिजन। और यही कंपैरिजन हम किसमें करते हैं? मीडियम में। अब ये मीडियम डिसाइड करता है लाइट की स्पीड। अच्छा सोचिए कि आप जमीन पे कैसे चल पाते हैं? ऐसे नॉर्मल चल पा रहे हैं ना? अभी आपको बालू दे दीजिए, बालू, क्या उसके ऊपर नॉर्मल चल पाएंगे जैसे जमीन पे चलते हैं? ये असर हुआ है, किस चीज का असर हुआ है? मीडियम का, ठीक है। यानी मीडियम चेंज होने से स्लाइड में डालते हैं, कहाँ डालो? बालू और तो मान लीजिए बालू में हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। और नॉर्मल जमीन पे क्या हो जाएगी? स्पीड नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन तेज रहेगी। तो मीडियम के चेंजिंग करने की वजह से स्पीड में अंतर आया। यही सेम चीज इसमें भी आता है, रिफ्रैक्शन में भी, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन में ये कौन सा मीडियम है? एयर। ये कौन सा मीडियम है? ग्लास। और ये कौन सा मीडियम है? एयर। तो सबसे पहले हम एयर में बहुत आराम से चल रहे थे, तुरंत घुस गए ग्लास में,
अब ग्लास में हमको चलने में तकलीफ होगी, इसलिए हमारी स्पीड क्या हो जाएगी ग्लास में स्लो, और स्पीड स्लो होने की वजह से डायरेक्शन क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, जब भी स्पीड स्लो होगी तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। उदाहरण के तौर पे कि अगर अभी भी कभी भी आपको तिरमोहानी से कटना होता है तो आप स्पीड में नहीं जा सकते, क्या करना पड़ेगा आपको, अपने आप को स्लो करना पड़ेगा। स्लो करेंगे तब क्या करेंगे, बेंड करेंगे। अगर स्लो नहीं करेंगे तो आप बेंड नहीं कर पाएंगे, क्या हो जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा वहां, हो या ना। तो बिल्कुल सेम फिनोमेना है आपका यहाँ पे रिफ्लेक्शन। तो रे ऑफ लाइट है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे, ठीक है। और यहाँ से ये हो गया रिफ्रेक्टेड, रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे हो गया आई, यहाँ पे क्या हो गया आर, और फिर यहाँ पे क्या हो गया आर डैश, और ये क्या हो गया ई। इसको बोलते हैं इमरजेंट रे, क्या बोलते हैं, इमरजेंट रे, जो निकल गया यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहां से जब भी कोई ध्यान में रखिएगा, जब भी रेयर, ये रेयर है और ये डेंसर है, जब भी लाइट रेयर से किस में जाए, डेंसर में जाए, तो वो हमेशा टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता है। नॉर्मल देख रहे हो, और नॉर्मल के तरफ आता है। देखो जाना किधर चाहिए था, जाना चाहिए था इधर ना, और वो चला कहाँ गया, नॉर्मल के तरफ आ गया, ठीक है। और वैसे ही जब डेंसर मीडियम से, यानी डेंसर मीडियम से हम किस में जाते हैं, रेयर मीडियम में जाते हैं, तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है। कहाँ जाता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखो नॉर्मल से क्या जा रहे हैं आप, दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, और वापस से जिस डायरेक्शन में आ रहे थे, डायरेक्शन था ना, वही डायरेक्शन हमको वापस से क्या हो जाएगी, मिल जाएगी उसी डायरेक्शन में। लेकिन अब हमारा पाथ में चेंजिंग हो गया। पहले हम कौन सा रास्ता पकड़े जाते थे, ये वाला सीधा वाला, अब कौन से जा रहे हैं, थोड़ा सा उसके बगल वाला शॉर्टकट, है ना। अच्छा, लाइट की स्पीड एयर में कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर, कितना होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और ग्लास में कितना होता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी ये स्पीड कम क्यों हुई है, ड्यू टू चेंज इन मीडियम के चेंजिंग की वजह से, ठीक है। क्यों, क्योंकि बाहर हम थे किसमें, एयर में थे, और यहीं अंदर आ गए, वहां पे आ गए शीशा, डेंसिटी बढ़ गई, अब हमको चलने में क्या हो गई, तकलीफ हो गई। जब तकलीफ होगी तो जाहिर सी बात स्पीड क्या हो जाएगी, समझ में आया। तो ये फिनोमेना क्लियर हुआ रिफ्रैक्शन का, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन में है कि इसका भी लॉ है, जो बोलते क्या है हम लोग, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन किसने दिया था, स्नेल ने दिया था। किसने दिया था, स्नेल ने, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और पॉइंट है इसमें, वो है कि एक लॉ है कि इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, तीनों के तीनों क्या करते हैं, एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। एक रूल नंबर ये 1 आ गया। रूल नंबर 2 किसने दिया था, स्नेल ने। उन्होंने बोला कि जो आई देख रहे हो और ये जो आर देख रहे हो, इसका साइन पार्ट लेना है। क्या लेना है, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। क्या दे दिया, म्यू, ठीक है। यानी उन्होंने बोला कि किसी भी दो मीडियम के लिए, ठीक है, दो मीडियम के लिए जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड होगी उसका रेशियो हमेशा क्या देगा, कांस्टेंट। समझ रहे हो, जैसे कि एयर और ग्लास के लिए कभी भी तुम किसी भी तरह ग्लास ले लो और कभी किसी तरह का एयर ले लो, उनका जो रेशियो होगा हमेशा क्या देगा, कांस्टेंट देगा। कांस्टेंट मतलब फिक्स। जैसे ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है स्मॉल जी की, 9.8, वो फिक्स है ना। वैसे ही इसका भी रेशियो जब भी निकालोगे किसके लिए, एयर ग्लास के लिए, तो क्या रहेगा, फिक्स मिलेगा। ग्लास एयर के लिए फिक्स मिलेगा, एयर वाटर के लिए फिक्स मिलेगा, वाटर एयर के लिए फिक्स मिलेगा। नहीं, हर एक दो मीडियम के लिए वैल्यू क्या मिलेगी आपको, और आप याद कर सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। जैसे एयर में इस म्यू की, देखो इस म्यू को ही क्या बोलते हैं, इस म्यू को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गए ना, तो उन दोनों का रेशियो की वैल्यू कितनी है। जैसे एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है, 1। कितनी होती है एयर के लिए, 1। वाटर के लिए कितनी होती है, 1.33, ठीक है। ग्लास के लिए कितनी होती है, ग्लास की होती है 1.5,
ठीक है। और उसके बाद एक और बचा डायमंड। डायमंड के लिए कितनी होती है 2.42। तो बस ये चार्ट है, आपको याद रखना है बस, ठीक है। चार्ट है, म्यू की वैल्यू आप क्या कर लोगे, याद कर लो। एयर के लिए 1, पानी के लिए 1.33, ग्लास के लिए 1.5 और डायमंड के लिए 2.4। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इस पे चारों में से कोई भी आ सकता है, इसलिए इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद होना चाहिए। भले देखो बुक में बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं, 8-10 दिए हुए हैं, केरोसिन का, टर्पेंटाइन ऑयल का, ये सब चीजों का, लेकिन आपको याद कितने करने हैं बस 4, ठीक है। इसका ओरिजिनल पाथ ये है, और ये जो बेंड होके गया है ये वाला है ना, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, उसको बोलते हैं लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट नाम है इसका। तो कभी क्या पता डेफिनेशन में पूछे आपको क्वेश्चन में कि डिफाइन लैटरल डिस्प्लेसमेंट, बता देंगे जो उसका एक्चुअल पाथ है, फिगर जरूर बनाएंगे वहां पे, ठीक है। एक्चुअल पाथ से और जो रिफ्लेक्टेड पाथ है उसके बीच में जो मतलब कि डिफरेंस होता है डिस्टेंस का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर हुआ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी जो मैंने बोला म्यू की समझ में ना, कि साइन आई और साइन आर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, म्यू होती है, कांस्टेंट, ठीक है। समझ गया आप, कांस्टेंट का मतलब समझते हो ना, क्या फिक्स वैल्यू, हाँ एकदम सही सही जा रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट है कि अगर अभी देखो, अभी हमने इस लाइट को तिरछा इसके ऊपर गिरा रहे हैं, अभी उसी लाइट को अगर हम लोग परपेंडिकुलर गिराएं सरफेस के, परपेंडिकुलर समझते हो 90 डिग्री, तो क्या लाइट के अंदर कोई भी रिफ्लेक्शन होगा, नहीं होगा, ठीक है। ये दिमाग में रखेंगे। लाइट के अंदर बोल दिया, क्वेश्चन आपसे पूछ दे व्हाट इज द कंडीशन एट विच द रिफ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल फॉर द टू मीडियम, तो बोलेंगे द एंगल इज कितना 90 डिग्री। जब एंगल 90 होगा तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। एग्जांपल तौर पे साइन 90, फिर साइन 90 हो जाएगा तो आर भी क्या हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1/1 की वैल्यू, तो म्यू की वैल्यू तो क्या हुआ, कौन सा मीडियम है, एयर, यानी सब कुछ एयर में हो, समझे, बुझे नहीं बुझे। तो ऐसे करके भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, वहां पे आप दिखा सकते हो एग्जाम में मौके पे, अगर याद रहा तो। अगर आपके दिमाग में हमारी बातें रही, अगर परपेंडिकुलर क्वेश्चन पूछ दिया 2 नंबर में या फिर 1 नंबर, 2 नंबर में, 3 नंबर में, तो आप इसको मेंशन कर दीजिए, आई की वैल्यू 90, आर की वैल्यू 90 कर दीजिए, दिखा दीजिए म्यू, और उसके बाद 1 नंबर। कोई डिफ्रैक्शन नहीं, सॉरी कोई रिफ्रैक्शन नहीं है उसमें, ठीक है, नो चेंज, ओके। नेक्स्ट है इफेक्ट क्या है, तो इफेक्ट है कि रिफ्रैक्शन की वजह से हमें परिवर्तन दिखता है, किसमें, हम अपनी आंखों से देखते हैं। जैसे एक बाल्टी है, बाल्टी में एक सिक्का आपने डाल दिया, तो बाल्टी का सिक्का ऐसा दिख रहा है, फिर बाल्टी में हमने पा दिया पानी, अब सिक्का वहां से नहीं दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, क्या वो सिक्का ऊपर आ गया, नहीं, सिक्का वहीं पे है, पर रिफ्रैक्शन के फिनोमेना की वजह से हमको वो सिक्का वहां से थोड़ा कैसा दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, बड़ा समझ में, क्लियर। चलो वैसे ही एक और एग्जांपल है पूल का। स्विमिंग पूल समझते हैं ना, स्विमिंग पूल की जो हाइट होती है, पानी भरने के बाद लगता है कि वो हाइट नहीं है और ऊपर है, मतलब कि कम हाइट हो गई। कभी देखे हैं स्विमिंग पूल, देखे हैं, स्विमिंग पूल जब खाली रहेगा तो आप उसकी हाइट देखिएगा, और जब पानी भरा रहेगा तब उसकी हाइट देखिएगा, आपको एकदम एक्यूरेट हाइट नहीं दिखेगी, खाली रहता है तो ज्यादा गहरा दिखता है, ठीक है, और भर जाता है तो कम गहरा दिखता है। ये किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन फिनोमेना की वजह से। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि रिफ्रैक्शन के फिनोमेना कौन कौन से हैं, ओके। तो रिफ्रैक्शन फिनोमेना दिमाग में रखेंगे। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में है ना, दो लॉ होते हैं, बताया अभी मैंने, एक है स्नेल का नियम और एक है कि तीनों पॉइंट कहाँ लाई करते हैं, एक ही पॉइंट लाई करते हैं, ठीक है। याद है कि भूल गए, हम लोग जिसकी बात करेंगे स्फेरिकल लेंसेज की, ठीक है। लास्ट वाले टॉपिक में हम लोग मिरर की चर्चा की थी, स्फेरिकल मिरर, अब हम किसकी बात करेंगे, स्फेरिकल लेंसेज की बात करेंगे। स्फेरिकल लेंस होता है ना, जैसे मान चलो कि दो हमारा स्फेरिकल ग्लास है, ठीक है, स्फेरिकल ग्लास है, होलो ग्लास, और इन दोनों ग्लास को हम दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं। एक
जब हम इन दोनों को ऐसे अरेंज करें, ठीक है, इन दोनों ग्लास को, और दूसरा जब हम इन दोनों को ऐसे अरेंज करेंगे, जैसे जिस तरीके से उसी तरीके से, मान लो यही तरीका। अभी क्या है ना कि यहाँ से कट करो और इन दोनों में यहाँ दो तरीके से स्फेरिकल ग्लासेस का अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। एक जो दूसरे को कट करते हैं और दूसरा थोड़ा सा दूर दूर वाली कंडीशन में, ठीक है। जब एक दूसरे को कट करते हैं तो उस समय यहाँ पे लेंस जो बनता है उसका नाम है कॉन्वेक्स लेंस। क्या नाम है? कॉन्वेक्स लेंस। और जब इन दोनों को थोड़ा सा दूर दूर स्पेस में रखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉनकेव लेंस। अब देखो यहाँ पे कॉन्वेक्स है, देखो दोनों तरफ यहाँ पे क्या हुआ है? उठा हुआ पार्ट दोनों से, ठीक है। जब नया आप टच करेंगे लेंस को ना तो ऐसा उठा हुआ महसूस होगा। उसी प्रकार इसको देखेंगे ना तो यहाँ पे कैसा है? केव टाइप का है कि नहीं? केव टाइप का, गहराई है। तो ये हुआ कॉनकेव लेंस, यानी गहराई वाला टाइप। यहाँ पे आपको जब भी टच करेंगे तो गहरा महसूस होगा, ठीक है। अभी क्या है कि लेंस में से अगर बीच में से एक लाइन से गुजार दो, ठीक है, दोनों से, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। चाहे आप कन्वेक्स की बात करो या फिर कनकेव की, दोनों में इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। और यहाँ से एक लाइन जो गुजर जाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपार्चर बोलते हैं, ठीक है। अपार्चर मालूम है क्या होता है? अपार्चर वो हिस्सा है लेंस का जहाँ से लाइट का एक्चुअल ट्रांसमिशन होता है, उससे ज्यादा में ट्रांसमिशन नहीं हो सकता लाइट का। और लाइट ट्रांसमिशन लेंस से होगा तो किस फिनोमेना से होगा? रिफ्रैक्शन। क्या होगा? रिफ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि ये एक मीडियम है ना, ये एयर है, ये ग्लास है और फिर एयर है, यानी कि ये शिफ्टिंग ऑफ लाइट हो रही है। तो लाइट अपना डायरेक्शन क्या करेगी? चेंज करेगी, बेंड करेगी अपने आप को। यही बेंडिंग ऑफ लाइट क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। यानी कि लेंस किस फिनोमेना में वर्क करता है? रिफ्रैक्शन के फिनोमेना में वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद है कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस में भी सेम वही चीज है, क्योंकि लेंस तो भाई दोनों सेम है, एक ही बातें हैं लेंस। तो जैसा यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं? अपर्चर, तो इसको भी क्या बोलते हैं? अपर्चर ही बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो फेस देख रहे हो, ये वाला फेस का जो हिस्सा है वो किधर है? राइट हैंड साइड में। और इस वाले फेस का जो बाई का हिस्सा है वो कितना है? लेफ्ट हैंड साइड में। तो इधर ही हमेशा हम क्या रखते हैं? ऑब्जेक्ट रखते हैं ना। ऑब्जेक्ट हमें किधर रखते हैं हम? लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा, यानी इस ऑब्जेक्ट की जो फोकस होगा वो हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्से का फोकस किधर है? पीछे, राइट हैंड साइड में। तो इस वाले हिस्से का फोकस कैसा होगा? पॉजिटिव, ठीक है। और वैसे ही इस वाले हिस्से के लिए फोकस कैसा होगा? नेगेटिव, ठीक है। समझ रहे हो ना? ऐसा क्यों? अभी भी नहीं आया? आज भी हाँ। उन्होंने कि देखो ये जो पूरा सर्किल पीछे कंप्लीट हो रहा है और ये एक्स एक्सिस होता है ना, और एक्स एक्सिस कैसा होता है? तो इसलिए पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। और ये वाला हिस्सा किधर है? लेफ्ट हैंड साइड में। और एक्स डैश में कैसा होता है? नेगेटिव। तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसमें जैसे कि मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस होता था, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता। क्या होता है उसकी जगह पे? 2f होता है, ठीक है। और उसके बीच में लोग क्या बोलते हैं? f। वही सेम चीज f और 2f, लेकिन मिरर में केवल एक साइड होता था और लेंस में हमको दोनों साइड होगा। क्यों? क्योंकि लाइट पूरी तरह से क्या होती है इसमें? आर पार होके चली जाती है, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद सेम यहाँ पे भी वही केस, यहाँ पे क्या होगा आपका? 2f, इधर भी क्या होगा? 2f। ये क्या होगा? f, और इधर क्या होगा? f। लेकिन इसकी तरह नहीं होगा। देखो इसमें ये वाला हिस्सा इधर था, लेकिन इसमें जिधर ऑब्जेक्ट रखेंगे वो अभी भी किधर के साइड में? लेफ्ट। देखो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। और मिरर में क्या बोलते थे इसको? पोल। पोल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पोल और ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट है आपका जो ये कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस, उसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। और जो कनकेव उसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। अब इसका मतलब क्या है? कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग का मतलब है कि जब भी किसी कॉन्वेक्स लेंस से लाइट पास कराओगे, ठीक है, तो वो एक पॉइंट पे क्या कर देगा? उसको कन्वर्ट कर देगा, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है।
और कॉनकेव में जब तुम लाइट पास कराओगे ऐसे ऐसे तो वो क्या कर देगा, डाइवर्स कर देगा, इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, चलो उसके बाद है नेक्स्ट कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। समझ में आया कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है। ठीक है, लेंस है ध्यान रखना, कॉनकेव लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है। लेकिन मिरर ठीक इसका उल्टा होता है। यहाँ पे कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, तो मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव। लेंस कॉन्वेक्स होगा तो मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव होगा। दोनों क्या करेंगे, कन्वर्जिंग। ठीक है, इधर कॉनकेव लेंस था क्या करता था, डाइवर्जिंग, तो मिरर कौन सा होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं। मैंने बोला ना कि लेंस का ठीक क्या होता है, मिरर उल्टा होता है। लेंस कन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्जिंग करता है, और कॉनकेव मिरर क्या करता है, कॉनकेव कन्वर्जिंग करता है। ये भूलना नहीं है, भूलेंगे तो फिर बेकार हो जाएगा। याद कर लो कोई तरीके से, जिस तरीके से आप याद कर सकते। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, दोनों में से किसी को याद करो, दूसरा तो क्या करना, उल्टा कर देना। समझ में आया कि हाँ यही बुझे। उसी तरह कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर, समझ में आया, ये दोनों एक दूसरे के हैं, तो ये दोनों मिलके कन्वर्जिंग करते हैं और ये दोनों मिलके डाइवर्ज। समझ में आया। नेक्स्ट है इसका, नेक्स्ट है इसके केसेस। केसेस क्या है, तो केसेस है कि जब भी किसी मिरर से, ये तो कौन सा एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है ना, और ये क्या है, अपर्चर, और ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, जो भी बोलिए सोच समझ के बोलिए, थोड़ा समय लीजिए, जल्दी बोल के कहीं जाना नहीं है, कंपटीशन नहीं है कोई, पर सही बोलेंगे तो दिमाग में वो चीज रहेगी, एग्जिस्ट करेगी। थोड़ा समय लीजिए। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो वो कहां से होके जाएगी, कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ठीक है, और अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है, तो वो उस ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है, तो वो ऑप्टिकल सेंटर से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, वापस नहीं आती है। क्यों, क्योंकि लेंस में आर पार होता है, लेंस में लाइट लड़के वापस नहीं आती, क्योंकि लेंस में दोनों तरफ से कहीं कलर नहीं रहता है, सादा रहता है। इधर से भी देखोगे तो वही दिखेगा, और पलट के भी देखोगे तो क्या दिखेगा, वही दिखेगा। तो इसलिए अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होके गई तो क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो हमें कहीं बेंड वेंड नहीं करेगी। नेक्स्ट है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, अगर कोई रे ऑफ, जैसे मान चलिए क्या है, फोकस है ना, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होते हुए कहां पे टकराती है, लेंस पे, तो अब वो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी ये पहला केस और तीसरा केस दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। पहला में क्या था, प्रिंसिपल के पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, दूसरा तीसरा था फोकस से होके जाएगी तो प्रिंसिपल इसके पैरेलल। समझ में आया। तो ये हो गए केसेस। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ इमेज। क्या इमेज कंडीशन है, तो इमेज कंडीशंस के लिए यहां पे हमने एक लेंस बनाया और एक लाइन खींची, ये क्या होगा f, ये क्या हो गया 2f, वही सेम f और वही सेम 2f। अब ऑब्जेक्ट कैसे रखना शुरू करेंगे, जैसा हम लोग मिरर रखते थे ना, वैसा ही हम क्या करेंगे, इसमें भी रखेंगे। और याद है कि कनकेव मिरर में बस एक ही केस है जहां पे वर्चुअल और डायरेक्ट बनता है,
याद है ना? कौन सा केस है वो? जब हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, हाँ या ना? उसी तरीके से लेंस में भी एक केस है कि जिसमें रखोगे तुम तो क्या होगा, बिल्कुल मिरर वाला कंडीशन निकल के आएगा। तो वो भी कौन सा केस है कि जब हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज किधर बनता है? उसका इमेज उसी साइड बनता है, ठीक है? उसका इमेज इसी साइड बनता है, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाई। मिरर में तो एक केस था ना कि मिरर में से जब पोल और फोकस के बीच में रखते थे तो कैसा बनता था? बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाई। सेम चीज था ना? अंतर क्या है? बस एक मिरर से पहले था और दूसरा मिरर के बाद। समझा? डिफरेंस रखना दिमाग में, कंफ्यूज नहीं होना। कोई सवाल होगा पूछ लेना, ठीक है? हाँ, तो ये हो गया पहला वाला केस। कौन सा केस था? कि जब हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखें तो क्या केस बनेगा? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर, नहीं, बिहाइंड द लेंस भी क्यों बनेगा? सेम साइड, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड। बियॉन्ड क्यों? सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, ऐसे बोलते हैं। जिधर के साइड ऑब्जेक्ट है उधर के साइड ही हमारा इमेज बनेगा। कैसा बनेगा? वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाई। ये तरीका होता है लिखने का। इसको बोलते हैं नेचर। क्या बोलते हैं? नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपको पेपर में कि नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज आप बताइए, ठीक है? तो अगर आपको याद हो मिरर वाला केस, तो ये वाला केस मिरर में कौन से मिरर में था? कनकेव। लेकिन रियल और इन्वर्टेड, तेज। रियल और इन्वर्टेड बनता है तो वो लेफ्ट, अरे अगर लेफ्ट साइड बनता है तो वो रियल और इन्वर्टेड बनेगा ना इमेज। अब देखिए सीन क्या है कि हम अभी मिरर, अगर मिरर होता तो आपकी बात क्या होती? सत्य होता। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि मिरर की सारी क्वालिटी लेंस के अंदर है, ऐसा है? थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है, लेकिन लगभग लगभग क्या है? सिमिलर है। इसलिए आपको लिंक करवा रहा है, क्योंकि मिरर का आपको दिमाग में होना चाहिए कनकेव वाला पार्ट होगा ना। कनकेव में 6 केस बनता है ना उसी प्रकार इसमें भी 6 केस बनता है, और उसमें कन्वेक्स में कौ केस बनता था, तो इसमें भी 2 केस बनता है। तो सेम ही सेम है पर उल्टा हो जाता है, हाँ कि नहीं? ठीक है, कुछ सिमिलरिटी है और कुछ पॉइंट है जहां पे वो मैच नहीं होते हैं। अब वही सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में वही सारे पॉइंट क्या करेगा? पूछेगा आपसे। भाई सेम सेम तो सब जानेंगे सेम सेम है, फोकस किस पे करना है कि जो डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस? कि मिरर का एक साइड पॉलिश होता है और लेंस का एक साइड पॉलिश नहीं होता। डिफरेंस हुआ ना? ऐसे डिफरेंसेस बहुत सारे हैं, वही याद रखने दिमाग में। चलिए नेक्स्ट है, ये वाला क्लियर हुआ? ये वाला पहला वाला केस। दूसरा केस कि अगर आप रख दो किस पे? फोकस पे। तो फोकस पे रखोगे तो कहां बनेगा? अनंत पे। हर जगह बनता है। मेरे में यही केस था कि फोकस पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहां बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। किधर पे? इन्फिनिटी पे बन सकता है, ठीक है? क्लियर हुआ? चल नेक्स्ट है बिटवीन f एंड 2f, यानी कि अगर हम f और 2f के बीच में रखें, f और 2f के बीच में रखें तो इमेज कहां बनेगा? इमेज बनेगा बियॉन्ड 2f। कहां बनेगा? बियॉन्ड 2f। कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसा बनेगा? इनलार्ज, यानी कि ऑब्जेक्ट से क्या हो? बड़ा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है अगर हम 2f पे रख दें, 2f यानी इस पे रख दें तो उसका इमेज कहां बनेगा? कैसा बनेगा? सेम साइज, रियल, इन्वर्टेड।
क्लियर हुआ? चलो उसके बाद है एट इन्फिनिटी, अगर हम अनंत पे रख दें, अनंत पे रख दें तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, यानी कि उसको हम अनंत पे यहाँ पे रख दें तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, रियल इन्वर्टेड और डिमिनाइज, वेरी गुड, ठीक है, बहुत छोटा बनेगा। एग्जाम्पल सन, मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते हैं ना, ऐसे 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 पेपर पे जलाते हैं जब पेपर, तो वो पेपर पे गोल्ड रंग का एकदम ब्राइट जगह बनता है जब ऐसे करते हैं तो वो क्या होता है, वो सन की सारी इंटेंसिटी एक जगह क्या होती है, आ जाती है, किसकी वजह से, लेंस। समझ आया? चल उसके बाद है यूज ऑफ, ये 6 केसेस हो गए समाप्त, ठीक है, सारे केस 6 केस हो गए समाप्त। नेक्स्ट है यूज ऑफ कर्नेक्स लेंस। कर्नेक्स लेंस का यूज क्या है वो, तो पहला चश्मे में, दूसरा कैमरे में, कैमरा होता है ना चिक चिक वाला, उसके बाद तीसरा होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, चौथा होता है आपका माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और प्रोजेक्टर। तो इतने जगह यूज है, कम से कम 2-3 यूज दिमाग में आप, एग्जाम में पूछता है, अगर नहीं भी पूछेगा एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ तरीका क्या होता है आंसर लिखने का, कि अगर आपके सामने एक क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाट इज द कन्वेक्स लेंस, या फिर आपसे एक क्वेश्चन दे दिया कन्वेक्स लेंस का न्यूमेरिकल करने के लिए, या फिर थ्योरी पूछ दिया कन्वेक्स लेंस पे, थ्योरी पूछ दिया आपसे कि डी पार्ट करो आप जितने भी केसेस हैं, मान लो 6 केस पूछ दिया आपसे, आपने 6 केसेस लिखे, उनका फोटो बनाया और उसके बाद देखा कि ये नंबर है 5 नंबर का, अब 5 नंबर में कम से कम 2 पन्ने तो भरने चाहिए ना, 5 नंबर में कम से कम 2 पन्ना भरना चाहिए। हाँ 2 पन्ना नहीं भरेंगे 5 नंबर लायक नहीं बनेगा वो। तो ये बताइए कितना लिखेंगे, लिखना कितना लिखेंगे, उतना लिख पाएंगे, 2 पन्ना लिख पाएंगे, लेकिन लिखने की वहां पे आवश्यकता नहीं है साइंस में, क्योंकि वहां पे इतिहास नहीं है, क्या है, साइंस है। तो वहां पे क्या बनाएंगे, फोटो। ये जो फिगर बनाया जाता है ये इसीलिए दिन रात के लिए होता है कि जब एग्जाम के टाइम में आपको समय देगा, क्या, जब फोटो बना दोगे ना तो जगह भर जाए, जगह भर जाए, जगह भरा का भरा भी हो गया, फोटो भी बन गया, देखने में अच्छा लग रहा है, पढ़ना भी कम पड़ेगा एग्जाम में वो चेक करने के लिए, और आपको नंबर भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। दूसरा है कि जब ऐसे लिखने के बाद लिख दो ना, यूजेज ऑफ अपने से, जैसे अब 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो उसमें लिखिए अपने से यूजेज ऑफ कन्वेक्स लेंस, जो हमने 4 लाइन और पढ़ेगा। अब यूजेज ऑफ कन्वेक्स लेंस करने के लिए याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आसपास देख रहे हो कन्वेक्स लेंस का यूज कहाँ है, आपने माइक्रोस्कोप देखी है, पता है कि उसमें लेंस का यूज होता है, आपने वो सूक्ष्मदर्शी देखी है, माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग ग्लास, उसमें भी देखा है आपने, आया ना, बोलिए टॉर्च, टॉर्च में यूज होता है लेंस का, तो लिख दोगे ना, अब इसको रट्टा मारने की आवश्यकता है वहां पे नहीं, यही सब बुद्धि का वहां प्रयोग करना होता है जब एग्जाम लिखा जाता है। देखो जब आप एग्जाम में बैठोगे सब कुछ एकदम हाइपर चलेगा, जब तक पेपर नहीं आया, जब तक वो पेपर नहीं मिलेगा आंसर, अरे क्वेश्चन वाला, तब तक एकदम आप टेंशन में रहोगे, बीपी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, डायबिटीज बढ़ जाएगी, कुल बढ़ जाएगा, उसके बाद फट जाओगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फटना नहीं है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे क्या करना है आपको, एकदम इत्मीनान से बैठना है, पेपर आएगा, पेपर देखना है, पेपर में सबसे पहले वही क्वेश्चन करना है जो आपको आ रहा है, वो भी अच्छे से, ठीक है, अच्छे से करना है। अब फिर तुम कहोगे कि हमको मान चलिए 1 नंबर आ रहा है और 5वां नंबर आ रहा है और 7वां नंबर आ रहा है, तो क्यों छोड़ दें, कैसे करेंगे फिर, लाइन से करेंगे कि जगह छोड़ते हुए चलेंगे, मतलब 1 2 3 4, हाँ एकदम लाइन से चलिएगा। एक क्वेश्चन किया, अगर मान चलिए एक क्वेश्चन आपको आ रहा है कर दो, दूसरा नहीं रहा है तो दूसरा नंबर के क्वेश्चन का स्पेस छोड़ दो, ठीक है, जगह छोड़ दो उसके लिए लिखने के लिए, क्योंकि तुमको पता है कि कितने कितने लाइन में उसका आंसर हो जाएगा, आया ना, क्योंकि साल भर कम से कम इतना जानते हैं ना कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कितना बड़ा होगा, आया ना, तो छोड़ दीजिए उसको। फिर तीसरा नंबर आया, तीसरा नंबर कीजिए, ठीक है, फिर चौथा नंबर आया, 5वां 6वां, फिर आ गया 10वां नंबर नहीं आ रहा है, फिर छोड़ दीजिए उसकी लाइन, फिर करते जाइए करते जाइए, रुकना नहीं है, रुक के समय नहीं देना है उसको, क्यों, क्योंकि मान चलो जैसे मान सबसे पहले वही क्वेश्चन जो 100% आ रहा है, पहले कर जाओ उसको जगह छोड़ छोड़ के, फिर दूसरे नंबर पे अटेम्प्ट करो 80% जो आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आते हैं
लेकिन इतना कॉन्फिडेंस आपका नहीं रहेगा उसके ऊपर, ठीक है, आएंगे लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो दूसरे नंबर पे आप 80% वाला करो, तीसरे नंबर 50-50। आपको सब क्वेश्चन सामने आएगा तो कहोगे ओहो इसमें से कुछ लाइन आ रहा है, कुछ लाइन नहीं आ रहा है, उनको आप तीसरे बार में करो। और फिर चौथे बार में कौन से क्वेश्चन करोगे, जो एकदम नहीं आ रहा है, तो उसको भी छोड़ना नहीं है खाली हाथ कि जैसे चल जाओ कोई दिक्कत है नहीं करेंगे, नहीं, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है आपको, कुछ ना कुछ लिखना है उसमें। और जितना भी टॉपिक आएगा उसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिसके बारे में तुमने एक बार नहीं सुना होगा, कोई भी ऐसा टॉपिक जिसके बारे में तुमने एक बार नहीं सुना, सारे टॉपिक के बारे में आपने सुना है, कुछ ना कुछ तो लिख ही दोगे, लेकिन खाली नहीं। समझ आया? और यही प्रक्रिया आपको हर एक पेपर में अपनानी है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, ठीक है। किसी ऐसे क्वेश्चन को नहीं छूना है जो क्वेश्चन पे क्या करे, समय खींच ले। तो क्वेश्चन आपको सोच समझ चुनना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो देखने में बहुत छोटे होंगे, लेकिन क्या करेंगे, टाइम कंज्यूमिंग होंगे। क्या होंगे, टाइम कंज्यूमिंग, और वही आपको बचाना है। बस लाइफ में यही 3 घंटा जो तुमको बहुत सेव करनी है, ठीक है। उस 3 घंटे में 2.5 घंटे पेपर क्या करना है आपको, तो आपका टारगेट 3 घंटे का नहीं है, आपका टारगेट कितने का है, 2.5 घंटे। तो आप 2.5 घंटे की प्रैक्टिस बनाओ। ये मत सोचना कि 3 घंटे पेपर 3 घंटे में करेंगे, नहीं, आप 2.5 घंटे की प्रैक्टिस बनाओ और 2.5 घंटे में करो। 2.5 घंटे में करते करते 2.5 में नहीं होगा, 2:40 में होगा, 10 मिनट और ले लो, होगा ना। चलो 2:40 में 2:45 ले लो, 2:50 ले लो, वो करते करते पूरा 3 घंटा हो जाएगा। लेकिन तुम प्रयास करो कि 2.5 में क्या हो जाए, मतलब जो तुमको जितने भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है ना, सारे कितने देर में हो जाए, 2.5। और फिर जो बचते हैं जो तुमको एकदम में नहीं आ रहा है, आधा घंटा में चेपो, देख देख के नहीं, ठीक है, समझा। तो ये तरीका है आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। सर ऐसे नहीं कर सकते एग्जाम में, मतलब सेक्शन लिख के क्वेश्चन, मतलब कि जगह ना छोड़ के हम उसको बाद में लिखते हैं। देखिए अगर आपने ऐसा किया और गलती से आपका क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर है वो कुछ और डाल दिया आपने, जो कि आप करते हैं नॉर्मली, तो एग्जामिनर उसको काट के 0 देगा, आपको नंबर नहीं देगा। सही भी रहेगा, सही भी रहेगा। क्यों? क्योंकि वो आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का है और आपने क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है उसके ऊपर। इसे लाइन से करेंगे और अगर लाइन से करोगे और बाय द वे गलती से आपका क्वेश्चन क्या हो गया, गलत लिखा गया उसमें, और सारे लाइन से रहेंगे, तो उस सारे क्वेश्चंस का सीरियल सही करेगा एग्जामिनर, और सही करके आपको नंबर देगा। ठीक है। और इतनी ढेर कूद फान करोगे तो पीछे से स्टार्ट करते हैं ना, कहीं से भी करो, कहीं से भी करो, पर लाइन से, ठीक है। क्योंकि जब भी वो चेक करना शुरू करे, तुमने देखा कि तुमने पीछे शुरू किया है, कोई दिक्कत नहीं हो, पीछे से चेक करना शुरू करेगा। तुमने आगे से किया, आगे से चेक करना शुरू करेगा। अब तुम टैलेंट दिखाओगे। इस सेक्शन में 4 क्वेश्चन करके ऊपर सेक्शन बी स्टार्ट कर दिए, फिर कुछ देर बाद फिर सेक्शन बी स्टार्ट कर दिए, फिर सेक्शन सी हो गया, फिर सेक्शन ए हो गया। हाँ? नहीं, बंटाधार नहीं होगा, आप परेशान कर रहे हैं उसको, ठीक है। अच्छा वो परेशान हो तो बढ़िया से कॉपी चेक होगी। हम लोग साइन कन्वेंशन, जैसे हम लोग मिरर में साइन कन्वेंशन करते हैं ना, लेंस में भी सेम है, कोई अंतर नहीं दोनों में। ऐसे ही है कि बस अंतर क्या है ना, कि इधर वाले के फेस के लिए जो फोकस होता है वो कैसा होता है, इधर वाले फेस के लिए, ठीक, और इधर वाले फेस के लिए फोकस कैसा होता है, बस यही चेंजिंग है, ठीक है। बाकी सेम मिरर वाला, कि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, ऊपर वाले को हम लोग H1 बोलते हैं, उसका इमेज अगर लेफ्ट हैंड साइड में तो उसको बोलते हैं H2। इसको देखो, इसको केस में क्या लेते हैं हम लोग, निगेटिव। जब डाउन जाता है तो क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, अप जाता है तो क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ऐसा सब पता है ना, सिंपल। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम U कहते हैं,
यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम v कहते हैं। ये सब चीजें बहुत नॉर्मल है, कोई बहुत अलग नहीं, ठीक है, सेम चीज है। और u हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा तो उसका डिस्टेंस कैसा होगा, निगेटिव होगा। अगर v राइट हैंड साइड में है तो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट हैंड साइड में है तो सिंपल, कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं लेंस फॉर्मूला। अब जैसे याद है मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला बहुत थोड़ा सा फर्क है, प्लस माइनस का, ठीक है। जैसा कि जो मिरर फॉर्मूला था वो क्या था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला था ना मिरर फॉर्मूला। लेकिन लेंस में क्या हो जाता है, लेंस में उल्टा हो जाता है, यानी लेंस फॉर्मूला ये हो जाता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। देख लो जहां पे प्लस था वहां पे क्या हो गया, माइनस। बस इतना ही परिवर्तन करना है और आपका जो लेंस का मिरर वाला फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाता है, लेंस वाला, ओके। उसी के बाद इसका मैग्निफिकेशन भी आता है। अब मैग्निफिकेशन क्या है, तो हमें पता है ना मैग्निफिकेशन क्या होता है, H2/H1, सिंपल, ठीक है। क्या होता है इसका, H2/H1, सिंपल। यही था ना हम लोग का मिरर में भी मैग्निफिकेशन यही था। हाँ, मिरर में एक और मैग्निफिकेशन था कि m इज इक्वल टू माइनस v/u था ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे सिंपल v/u होता है, यानी माइनस साइन नहीं लगता। यानी कि दोनों फॉर्मूले में केवल माइनस का अंतर है, एक केस में माइनस है, दूसरे केस में समझ में आया। तो इस पे फोकस करेंगे, क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा, समझ में आया। उसी तरीके से इस वाले केस में भी हम बात करते हैं m की। m समझते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं इसको। ये पॉजिटिव हो सकती है, इसका मतलब क्या बनेगा, मैग्नीफाइड। अगर निगेटिव हो जाएगा तो क्या बनेगा, डिमिनाइज्ड। और अगर कोई वैल्यू चेंज नहीं है तो सेम समझ गए, ये था मैग्निफिकेशन। उसके बाद है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग, मतलब कि आपके कनकेव लेंसेज के लिए। तो याद है हम लोग कन्वेक्स मिरर में कितने केस होते थे, 2, ऐसे ही सेम इसमें कितने केसेस होंगे, 2, ठीक है। अब वो 2 केसेस में क्या है, तो सीधा हम लोग केसेस देख लेते हैं एक बार, हटा दें इसको। केसेस में है पहला कि जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखी जाए, तो ही केस है, जैसा वहां पे है ना वहीं पे वैसा। जब ऑब्जेक्ट रखी जाए इंफिनिटी से लेंस के बीच में, एक केस। और दूसरा केस जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखी जाए, इंफिनिटी। बस यही 2 केस बनता है। और यही सेम मिरर में भी था 2 केस, ठीक है। तो देखो अंतर क्या है, जब हम इंफिनिटी और लेंस के कहीं भी बीच में रखते हैं तो उस केस में इमेज कहां बनता है, इमेज बनता है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनता है, ठीक है। और कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और कैसा बनता है, डिमिनाइज्ड। कैसा बनेगा, डिमिनाइज्ड। तो 3 बातें हो गई, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, वर्चुअल एंड इरेक्ट और डिमिनाइज्ड। एक क्वालिटी और है कि कॉनकेव लेंस में किसी भी केस में ये बड़ा नहीं बनता है, 2 ही केस है, दोनों केस में कैसा बनता है, छोटा। इसलिए कोई ये सब बेनिफिट है, ये सब पॉइंट है जो दिमाग में रखने वाली चीज है। इसी पॉइंट पे तो क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, इन्हीं सब पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो बताओ कि मतलब कि क्या कहते हैं, कनकेव लेंस के किस केस में जो इमेज है वो मैग्नीफाइड बनता है, क्या बताएंगे आप, कोई केस ही नहीं, नो केस। तो बोल देगा मतलब कि बोल देगा कि फर्स्ट केस पोजीशन दे देगा, सेकंड की पोजीशन दे देगा, थर्ड केस पोजीशन दे देगा, अब बोलेगा डी नन ऑफ दीज। बहुत लोग तो आंसर लगा के आएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड में से, बोलेगा कि हाँ बनेगा। और पता रहेगा, क्योंकि फोकस नहीं करेंगे ना आपस पर। सर ज्यादा एमसीक्यू नॉन ऑफ दीज ऑप्शन आता है, ऐसा कुछ नहीं है, सही रहता है। सीबीएसई में ऐसा कोई सीन नहीं है। ऐसा होता है जब आप कोई एग्जाम का फॉर्म दोगे, चाहे सीएचएस, चाहे बीएचयू, चाहे जेई, चाहे नीट, इस तरह का फॉर्म दोगे, तब वहाँ पे ये चीज़ कॉमन होती है, वहाँ पे ट्रिक लगता है। सीबीएसई में कोई ट्रिक नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि कोई क्वेश्चन एमसीक्यू कितने होते हैं, बहुत होंगे, 5-10 एमसीक्यू होंगे, कौर का होंगे, हाथी घोड़ा होंगे। और जब
जब पेपर दे जाओगे तो वहाँ पे 100 150 200 खाली एमसीक्यू है, ठीक है। तो सारे के सारे एमसीक्यू ध्यान से आप लोगों को सॉल्व करना है, एकदम ध्यान से, क्योंकि उसमें केमिस्ट्री के भी होंगे, फिजिक्स के भी होंगे और बायोलॉजी के भी होंगे, तीनों के संग होंगे आपके एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। चलो, तो पहला वाला केस समझ में आया 3। दूसरा वाले में है कहाँ बनेगा, तो अनंत पे ऑब्जेक्ट है ना, तो इसका इमेज फोकस बनेगा, सिंपल, ठीक है। कैसा बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा, बहुत छोटा, ठीक है। और कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये केसेस थे आपके, याद रखिए। नेक्स्ट है यूज ऑफ कनकेव लेंस। तो हम चश्मा बनाने में कनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा टेलीस्कोप में प्रयोग करते हैं। तीसरा हम लोग स्पाई होल में इसका प्रयोग करते हैं। स्पाई होल कहने का मतलब डोर में, जो मूवी देखी हो, जो डोर्स में छोटे छोटे लेंस लगे रहते हैं, ऐसे हम खिला के देखते हैं सब, ठीक है। वो क्या कहते हैं ना कि वो स्पाई जो होल्स, जो डोर वाले लेंस लगे होते हैं, कनकेव के लेंस के होते हैं। क्यों, जानते हो क्या होना कि उसमें पूरा कवर करता है, उसमें डोर के उस साइड जितना भी एरिया वो सब कवर करके दिखा देगा, ठीक है। तो इसीलिए हम उसका प्रयोग करते हैं कि थोड़ी चमकी से, छोटी छोटी आंख से पूरा देखते हैं। जो कार होता है उसके साइड वाला मिरर, वो दूसरा है, तो उसमें भी तो पूरा दिखाता है पीछे। तो वो मिरर है, हम लेंस की बात कर रहे हैं। मतलब वो मिरर की लेंस। हाँ, ठीक है, चलो, क्लियर हुआ है, किसी कोई डाउट। नेक्स्ट बात करेंगे पावर ऑफ द लेंस। देखिए पावर ऑफ द लेंस क्या होता है, तो पावर इज इक्वल टू 1/f। यानी 1/f को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। और जो फोकस होगा ना वो किस में होगा, सेंटीमीटर, मीटर में होगा, ठीक है। फोकस किस में होगा, मीटर में होगा। दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन अगर आ गया ना तो यहीं पे गलती हो जाती है, ठीक है। और इसका एसेंट क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। कैपिटल डी से दिखाते हैं इसको, ओके। तो ये हो गया आपके सामने पावर का फॉर्मूला। अब आपसे पूछ देगा कि देखिए, हाँ देखिए, जो पावर होता है ना वो फोकस से कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली होता है। कि अगर फोकस बढ़ाओगे तो पावर क्या होगा, ठीक है। फोकस बढ़ाओगे तो पावर क्या होगा, घटेगा। और फोकस घटाओगे तो पावर बढ़ेगा। समझा। अच्छा, नेक्स्ट है कनकेव लेंस का जो पावर होगा ना, कनकेव लेंस के लिए पावर हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, दिमाग में रखिएगा। और कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि कनकेव लेंस के लिए पावर कैसा होगा, नेगेटिव, और कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव। नेक्स्ट है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। यानी कि पावर कैसे हम जोड़ते हैं, तो सिंपल एडिशन, टोटल पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 Pn। ये होते हैं टोटल पावर जोड़ने का फॉर्मूला। कोई इसमें ज्यादा साइन कॉस नहीं लगाना है, सिंपल उनके सबको जोड़ दीजिए साइन के साथ, माइनस है तो माइनस है, प्लस है तो प्लस, जोड़ के जो भी वैल्यू आएगी वही है कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ द लेंस, ठीक है। खत्म हो गया।